और एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और उस दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बस तब तक मेहनत और सब्र करते रहना। दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। इकोनॉमिक्स की हंसती मुस्कुराती हुई क्लास चल रही है। 7 क्लासें हो चुकी हैं। 4-5 दिन से इकोनॉमिक्स की, 6 दिन से क्लास नहीं आई थी तो आंधी काट दी आप लोगों ने। बात आपकी जायज़ है कि साहब क्लास तो आनी चाहिए। एक्चुअली पता ही है, कई सारे बच्चे आ गए थे, इस चक्कर में सीन खराब हो रखा था। आज फुर्सत मिली है तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम। ठीक साहब, लगभग ये 10वां टॉपिक चल रहा है आपका, वो भी 9वां 10वां टॉपिक चल रहा था। मुझे तो याद भी नहीं है, आप लोगों को याद होगा क्योंकि इतनी क्लासेस हो जाती है कि दिमाग में नहीं रहता कौन सा है, लेकिन टॉपिक नंबर याद नहीं है, कौन सा टॉपिक चल रहा था वो याद है। ठीक है, आज उसमें पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे अपन लोग कॉल मनी मार्केट। ठीक है, क्या होता है सब समझेंगे और मुस्कुरा के आपको याद भी कराएंगे। इससे पहले की कहानी आप पूरी पढ़ चुके हो। बैंकिंग में आरबीआई क्या है, बैंकिंग क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। और दोस्तों आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉल मनी मार्केट। क्या होता है साहब कॉल मनी मार्केट? तो देखो, कॉल मनी समझ रहे हो दोस्तों, सब समझदार हो। किसी को बुलाया जाता है कॉल करके तो एक रात के लिए बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता, समझ ही गए होगे। तो यानी बहुत कम टाइम के लिए बुलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कॉल। तो दोस्तों वैसा ही कॉल मनी है। ठीक है, यानी बहुत कम टाइम के लिए हमें पैसों का कुछ लेन देन करना हो तो उसको, उस बाजार को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। ठीक है, बहुत कम टाइम कितना होगा? तो एक दिन से लेके 14 दिन तक के लिए। ठीक साहब, तो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो ये 2 बैंक है आपस में। ठीक है, ये एक बैंक ये हो गया, मुस्कुराते हुए, एक बैंक ये हो गया। 2 बैंक हैं ये। ठीक है, बैंक, एक बैंक ए हो गया, ये देखो मुस्कुरा रहा है ए। एक बैंक ये देखो तो थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि ये जो है बैंक ए है, ये बैंक बी है। ये रो रहा है, ये मुस्कुरा रहा है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। बैंक है लेकिन बैंक के पास पैसे की कमी हो गई। इसके पास पैसे हैं तो ये मुस्कुरा रहा है। साहब पैसे की तो कीमत है, पैसा होता है तो दुनिया सलाम ठोकती है, पैसा नहीं होता तो घर वालों को भी हम अच्छे नहीं लगते। ठीक है साहब, तो जिस बैंक पर पैसा कम है वो चुपचाप चोरी चोरी चुपके इस वाले बैंक से कुछ पैसे उधार ले लेता है ताकि अपनी CRR वाली जो ज़रूरतें हैं कुल मिला के उनको पूरा करते रहे। ठीक है, इनको पैसे चाहिए, बैंक चला रहे हैं तो इस बैंक ने चोरी चोरी चुपके इस बैंक से उधार ले लिया। ठीक है, और बिना किसी गारंटी के, किसी प्रकार की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जब उधार लेते हैं हम तो कोई गारंटी चाहिए होती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो यानी गिरवी विरवी नहीं रखना पड़ा, ना गारंटी की ज़रूरत पड़ी, ना गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ी। इस बैंक ने इस बैंक से थोड़े कम टाइम के लिए पैसा ले लिया कि भैया बहुत गरीबी चल रही है, दे दो मालिक। इनने हंसते मुस्कुराते इनको पैसा दे दिया। तो इस पूरे, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ पैसा लेन देन उधारी सुधारी कर ले तो उसको क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट। तो इसमें कथा वही लिखी है, अब आप अच्छे से समझ लेंगे। इसको बिगाड़ तो दूँ पहले, नहीं तो ये इसी पे छपा ही रहेगा। ये भी देखो दोस्तों, बिगाड़ना पड़ेगा हमें, बड़ा बिगाड़ने का भी झंझट है इसमें। तो कुल मिला के आपने समझ लिया ना दोस्तों, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। कॉल मनी मार्केट क्या हो गया, कम टाइम तक के लिए अगर 2 बैंक आपस में उधारी सट्टे का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, देखो अत्यंत अल्प अवधि के लिए 1 से 14 दिन, मैंने बताया था ना, अत्यंत अल्प अवधि का मतलब है 1 से 14 दिन के लिए बिना प्रत्याभूति मतलब होता है कुछ गिरवी तो नहीं रखना पड़ा। ठीक है, गिरवी जो चीज़ रखी जाती है उसको प्रत्याभूति कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। बैंकों को आपस में उधार लेना देना हो तो वो मार्केट कहलाता है कॉल मनी मार्केट। ठीक साहब, ओके। अब जब दोस्तों उधारी एक रात की हो, 1 नाइट गेम खेलना हो, तो उसको कहते हैं कॉल मनी। और जब एक रात से ज़्यादा और 14 दिन का सिस्टम था ना, तो एक रात से ज़्यादा और 14 दिन तक का सिस्टम हो तो उसको कहते हैं कॉल नोटिस। ठीक है, जब एक रात के लिए हो तो कौन है, कॉल मनी। और जब एक रात से ज़्यादा और 14 दिन तक के लिए हो तो क्या कहोगे साहब,
नोटिस कर लेंगे ना लोग कि कोई आ रहा है, एक दिन के लिए आया तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 14 दिन तक टिकेगा तो नोटिस नहीं करेंगे लोग वाह कि कोई तो है भाई, बड़ी आवाज़ें आ रही है देख रहा है विनोद कैसे आवाज़ें आएंगी अगर 14-14 दिन तक रुकेंगे, ठीक है। तो नोटिस तो करेंगे ना लोग। तो कॉल नोटिस जब 1 दिन से 14 दिन के बीच का सिस्टम हो, 1 रात तक का ही हो तो फिर कॉल मनी, ठीक। ये आपको कह दिया, आपने समझ लिया कॉल मनी मार्केट। देखो दोस्तों, इसमें लिखा भी है ओवरनाइट रेट कहते हैं इसको। एक जब आरबीआई कह रही है इसको कि 1 रात का खेल है, तो हम तो चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताएंगे ही ना सबको, हमें कोई शर्म तो है नहीं, बेशरम आदमी ठीक है। और बेशरम है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसी बेशरमाई से आप भी तो हंस रहे हो मुस्कुरा मुस्कुरा के, इसका मतलब आप सब समझ रहे हो, इसका मतलब आप भी बेशरम हो। और बेशरम होना कौन से होना है ना। तो ओवरनाइट रेट कहते हैं मतलब रात भर की दर, ठीक है। 1 रात की दर कितनी है साहब, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो 1 रात की रेट कितनी है, इस पूरे रेट को जो सिस्टम कहते हैं उसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट। इसे अमेरिका में दोस्तों फेडरल रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल रेट। जबकि इंडिया में क्या कहते हैं, 1 रात की रेट, ठीक है। ओवरनाइट रेट कहते हैं इंडिया में, सच में कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कहते हैं, आ जाएगा पेपर में ओवरनाइट रेट क्या होती है। तो कॉल मनी मार्केट से संबंधित होती है, बैंक आपस में सेटिंग कर लेते हैं। अमेरिका में इसको कहते हैं फेडरल रेट, ठीक है। और ये दोस्तों कॉल मनी जो मार्केट है, इसको इंडिया में कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि डायरेक्टली आरबीआई नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, परोक्ष रूप से करता है, ठीक साहब, परोक्ष रूप से। इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कॉल मनी मार्केट इसलिए बैंक आरबीआई नहीं करता क्योंकि वो सोचता है ठीक है यार, आपस में प्यार मोहब्बत है बैंकों में, काय को उंगली करो बीच बीच में अपना। लेकिन जब उंगली ज़्यादा होने लगती है, बैंक आपस में खेल रहे हैं, आरबीआई को कोई पूछ भी नहीं रहा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैंक आपस में उधारी सट्टा करता रहे, आरबीआई की कोई साइड में कर दें उसे, आरबीआई को किनारे कर दें, तो आरबीआई फिर उंगली करके नियंत्रित भी करता है। तो इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता आरबीआई, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। क्लियर है मामला, सब समझ गए। अब दोस्तों अगला टॉपिक, ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों ट्रेजरी बिल्स, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं साहब। ये कथा मत समझो, मतलब ये तो हम समझाएंगे, पहले मुस्कुराते हुए चेहरा देखो ताकि कहानी समझ में आए। तो ट्रेजरी बिल दोस्तों एक ऐसी सुविधा है जो आरबीआई जारी करता है, काहे के लिए, ताकि कुछ पैसा मिले। ऐसा ही तो होता है, कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड जारी करती है ताकि हम हमारा कोई बॉन्ड खरीद ले और हम उससे पैसे ले लें, ठीक है। एक तरह से ये प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट जारी हो गया, लोग उसे खरीदेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा, बदले में मुझे पैसा मिल गया, और वो पैसा मैं सरकार को दे दूं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल। आरबीआई ने कुछ बिल्स जारी किए जिसको लोगों ने खरीदा, लोगों ने उसके बदले में पैसे आरबीआई को दिए, आरबीआई ने वो पैसा सरकार को दे दिया ताकि सरकार भी अपना कामकाज कर सके, ठीक है। यानी सरकार की जो उधारी चल रही है उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। देखो, और ये छोटी अवधि के लिए होते हैं दोस्तों। जो कॉल मनी मार्केट होता है वो अत्यंत छोटी अवधि के लिए है, जबकि ट्रेजरी बिल छोटी अवधि के लिए है। और रिजर्व बैंक मतलब इकोनॉमिक्स की दुनिया में छोटी अवधि की कोई परिभाषा नहीं है। कहीं कहीं छोटी अवधि 1 रात के लिए मान ली जाती है, कहीं छोटी अवधि 14 दिन के लिए मानी जाती है, तो कहीं छोटी अवधि 1-1 साल तक के लिए भी खींच देते हैं। तो बस आपको तो पेपर पास करना है ना। तो अल्प अवधि के लिए ये प्रतिभूतियां होती हैं, ट्रेजरी बिल्स। प्रतिभूतियां मतलब वही बॉन्ड टाइप के होते हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है साहब। उधारी तो ले रही है, आरबीआई से उधार ले रही है, आरबीआई ने ट्रेजरी बिल बेच दिए, पैसा कमाया, सरकार को उधार दे दिया। इसका निर्गमन मतलब जारी करना। तो ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है, वही बताया आपको। अब दोस्तों ये जो अल्प अवधि है ना, वो 91 दिन की भी हो सकती है, 364 दिन की भी हो सकती है, ठीक है। इसमें लिखना शायद भूल गए, 182 दिन की भी हो सकती है, ठीक है। पीडीएफ जो आपको मिलेगी ना टेलीग्राम पे, उसमें लिख देंगे हम। तो 91 का दूना कितना हो गया, 182, 182 का दोगुना कितना हो गया, 364, यानी 91 के मल्टीप्लायर में होती है, ठीक है। अल्प अवधि इनके लिए कितनी रखी गई है, 91, 182, 364। तो ट्रेजरी बिल
कितनी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? 91 दिन की अवधि के लिए, 182 दिन की अवधि के लिए, या फिर 364 दिन की अवधि के लिए। इससे ज़्यादा जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 364 के बाद तो दोस्तों 365 दिन हो जाएंगे, और 365 दिन का मतलब है 1 साल हो गया। तो जब 1 साल से ऊपर खिंचेगा तो अल्प अवधि नहीं रहेगी ना, फिर तो लंबा टाइम हो गया। तो यानी छोटी अवधि इसमें मानी गई है 91, 182 और 364 दिन। अब दोस्तों इसमें इतना याद रखना है आपको कि ट्रेजरी बिल जो जारी किए जाते हैं वो कम से कम 25,000 रुपए के होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 रुपए के जारी कर दिए, 4-6 रुपए के, ठीक है। कम से कम 25,000 रुपए का होगा, और फिर इसी के मल्टीप्लायर में आगे बढ़ता रहेगा, या तो 25,000 का, या 25 दूनी 50,000 का, फिर या 75 का, 1 लाख का, 1,25,000 का, मतलब 25,000 रुपये, या आगे इसी गुणक में ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। तो ट्रेजरी बिल आप समझ गए क्या होता है? सरकार को अगर उधारी के लिए मांगना है वो आरबीआई से पैसा, तो आरबीआई क्या करती है? ट्रेजरी बिल जारी कर देती है। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के मार्केट से पैसा ले लेती है आरबीआई, और वो पैसा सरकार को आरबीआई दे देती है। 25,000 रुपये मिनिमम रेट होती है, या फिर उसके मल्टीप्लायर में। ठीक दोस्तों, अब अपन चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ठीक साहब, मजा आ रहा है? इकोनॉमिक्स के लिए बहुत रो रहे थे ना तब से, क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही। अब देखो दोस्तों, आज धुआंधार क्लास पढ़ो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, तो मर जाओ एकदम पढ़ पढ़ के, ठीक है। क्लास नहीं आ रही, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आ रही, लो साहब क्लास खेलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज इसमें यह भी याद रखनी है कि इंडिया में जब पहली बार ट्रेजरी बिल जारी किए गए थे तो आज़ादी से पहले ही कर दिए गए थे, ठीक है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में जारी किए गए थे, तो नहीं, 1917 में ही जारी कर दिया गया था ट्रेजरी बिल, ठीक दोस्तों, 1917 में, ठीक है। पहली बार ट्रेजरी बिल कब जारी कर दिया गया था? 1917 में, ठीक है। अब ये ट्रेजरी बिल भी पूरा हो गया। अब दोस्तों बारी आती है एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की। ये भी एक नई बला है, इसको भी समझ लो, ठीक है। एडहॉक ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी टाइप का। तो बस ये टेम्परेरी ट्रेजरी बिल है। वो वाले जो होते हैं ट्रेजरी बिल्स, नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स, वो परमानेंट होते हैं। ये एडहॉक मतलब अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होता है ट्रेजरी बिल जैसा ही, बस इतना ही अंतर है इनमें कि ये एडहॉक मतलब टेम्परेरी और ट्रेजरी बिल मतलब परमानेंट। देखो, सरकार की अस्थायी फंड की जरूरत के लिए, मतलब सरकार को इमरजेंसी में जरूरत है टेम्परेरी, बस परमानेंट की जरूरत नहीं है, तो एडहॉक ट्रेजरी बिल इमरजेंसी में आरबीआई जारी कर देगा। जो पैसा लेगा वो सरकार को उधार के तौर पर दे देगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 1955 में हुई थी, और अब ये सुविधा खत्म हो चुकी है। और कब खत्म हुई है? 1997-98 में, ठीक साहब। 1955 में एडहॉक ट्रेजरी बिल्स पहली बार जारी किए गए, और ये कहानी इनकी कब खत्म हो गई? 1997-98 में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हंसते मुस्कुराते हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, करंट अफेयर्स भी आप हंसते मुस्कुराते पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो करा ही रहे हैं। इकोनॉमिक्स चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स की ये 8वीं क्लास है, 10-11 क्लास में इकोनॉमिक्स भी स्वाहा हो जाएगा। हम आपको कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपके कम से कम 20-25 नंबर आगे बढ़ा दें। अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग अभी भी अगर पेपर देंगे तो 200 में से कितने 100 से 105 के बीच ले आएंगे। मैं इतना भरोसा आप पर करता हूँ। हिंदी में ही ले आओगे दोस्तों 50 से 52 तो अभी भी ले आओगे। तो जीएस में नहीं 140 में से 50 ला पाओगे, अभी भी ज़्यादा ही ले आओगे भाई, 105 110 नंबर तक खींच दोगे आप अभी। लेकिन कट ऑफ कितनी जाती है दोस्तों? 120 125 के बीच में। इसका मतलब है ज़्यादातर बच्चे 15 नंबर के फेर में फंस जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 2-4 नंबर से रह जाते हैं, कुछ 1 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जिनको 15-20 नंबर की कमी से हाथ धोना पड़ता है, उनके लिए सच में दोस्तों हमारी टीम बहुत तत्पर है। हम ये नहीं कह रहे कि हम 0 से उठा के आपको टॉप करा देंगे, उतनी क्षमता भी हम में है भी नहीं, क्योंकि हम कोई कोचिंग थोड़े नहीं चला रहे। कोचिंग का तो हमारा कोई काम है नहीं। हम तो बस इतना कर रहे हैं कि कैसे भी आपके 15-20 नंबर आपके पार हो जाए, बढ़ जाए, जिससे कि आप मतलब 115 से 135 तक पहुंच जाओ।
15 तो हमने बहुत छोटा बोला, हम तो 25 नंबर तक बढ़ाने का सोच रहे हैं। अपनी मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए कम लिखा था। आप देखना दोस्तों, हमारी जो पहला चल रही है शॉर्ट ट्रैक वाली, इंपॉर्टेंट वीडियो वाली, उसमें हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपके 25 नंबर बढ़ जाएं, जिससे कि आप धुआं मचाते हुए, टन टनाते हुए एकदम कट ऑफ के राजा बन जाओ इस बार। जिस दिन आंसर सीट आए ना, तो आपको लगे कितनी जाएगी, कितनी भी चली जाए अपना हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए, है ना। मुस्कुरा मुस्कुरा के ही अगर चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक भी ज़रूरी है। ठीक साहब, लो साहब, अगला टॉपिक शुरू हो गया दोस्तों, पूंजी बाजार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा है। पूंजी साहब, कैपिटल, पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल। आरओ बन जाओ ना, जब सिलेक्शन हो जाए तो वहीं देख लेना कोई खूबसूरत चेहरा अपनी पसंद का, गुड मैच हो ना हो, वाइब्स मैच करा देना, शादी कर लेना। 21 दिन में पूंजी पूंजी होगी साहब, फिर पूंजी बाजार में ही खेलना आराम से और क्या। तो साहब पूंजी बाजार भी देखते हैं। देखो दोस्तों, पूंजी बाजार ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तो लठिया लेके तैयार बैठे होते हैं, समय भैया ने इंग्लिश में नहीं बोला तो तेल में डुबा के लठिया घुसेड़ देंगे ठीक है। तो पूंजी बाजार दोस्तों दो तरह का होता है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। दो तरह का हो गया, पहला हो गया गिल्ट एज्ड, दूसरा हो गया औद्योगिक प्रतिभूति। कौन से? पहला बोलो गिल्ट एज्ड, दूसरा हो गया औद्योगिक प्रतिभूति। अब कोई मेंस का पेपर तो चल नहीं रहा कि पूंजी बाजार कितने प्रकार का होता है, टिप्पणी करिए। ये आपको बस याद नहीं रखना कि कितने प्रकार का है, बस ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। अब देखो, सबसे पहले गिल्ट एज्ड समझते हैं दोस्तों। ठीक है, गिल्ट एज्ड व्यापार का मतलब होता है कि जो सरकार की खुद के सरकारी बॉन्ड है, सरकार की खुद की जो सिक्योरिटीज है, G-SEC कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, खुद के जो बॉन्ड होते हैं सरकारी, उनको खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस होती है वो होती है गिल्ट एज्ड बाजार में। यानी सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदा या बेचा जाएगा तो वो बाजार कहलाता है गिल्ट एज्ड व्यापार। ठीक है, जब आप सरकारी आदमी हो जाओगे तो आप सरकारी प्रतिभूति हो गए। तो जब आपको खरीदा बेचा जाएगा ना, शादी के बाद खूब खरीदा बिक्री चलती है, मुझे सब पता है, देखता रहता हूँ मैं कि साहब मैं तो SDM हूँ, इतने से कम नहीं लूँगा, या तो मैं तो देखो मैं तो खुद BDO हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगी ये खूब चलता है ना, खरीद बिक्री चलती है, बहुत गलत है, दहेज कहते हैं इसको। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो खुशी से मिल जाए वो ठीक है, डिमांड थोड़ी होनी चाहिए किसी चीज़ की। तो जब आप खुद खरीदे बेचे जाओगे तो कौन से बाजार में बेचे जाओगे? गिल्ट एज्ड व्यापार में। ठीक है, जब आप खुद शादी करोगे तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी? यानी सरकारी जो चीज़ होती है, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, कुछ भी सरकारी हो, वो स्थिर होती है कि नहीं होती? तो गिल्ट एज्ड व्यापार में स्थिरता रहती है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और स्थिरता। दूसरी कौन सी है दोस्तों बाजार, कौन सा है दूसरा? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। इसमें दोस्तों क्या होता है, अब आपकी तो नौकरी लग गई, लग चुकी है, सरकारी बन चुके हो, तो आप गिल्ट एज्ड व्यापार में हो। मान लो अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, यानी या तो लगने वाली है, ठीक है साहब, या प्रयास में हो अभी आप, यानी नए स्थापित होने वाले कुछ ऐसे उद्यम हैं जो प्राइवेट, मतलब ऐसे, या तो नई सरकारी नौकरी लगने वाली है, या पहले से स्थापित है लेकिन अभी प्राइवेट है, सरकारी नहीं है साहब। ठीक है, तो उनके जो शेयरों में क्रय विक्रय किया जाता है, जो प्राइवेट या तो काम कर रहे हैं कहीं, या फिर नए स्थापित होने वाले हैं सरकारी की तरफ, अभी हुए नहीं है, उनके जो बॉन्ड हैं उनकी बीच में जब खरीद फरोख्त होती है साहब, उसको कहते हैं औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। दोनों में अंतर समझ गए, गिल्ट एज्ड और उसमें? गिल्ट एज्ड वाले में सरकारी मामला है, जबकि औद्योगिक वाले में अभी या तो स्थापित होने वाले हैं या फिर पहले से कहीं प्राइवेट स्थापित हो चुके हैं। अब दोस्तों प्राइवेट कंपनी आप जानते ही हो, अस्थिर होती है, कुछ भी हो सकता है, मंदी आ गई तो हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि भैया जाओ, काम खत्म आपका, है ना। सभी सरकारी आदमी लग गया तो लग गया, फिर कौन निकाल रहा है उसे, मतलब ठीक से काम कर रहे हैं तो कौन निकाल रहा है। तो ये अस्थिर होती है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार अस्थिर होता है साहब। ठीक है, टेम्परेरी टाइप का होता है, जबकि ये गिल्ट एज्ड व्यापार स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पर चल रहे हैं, धीरे धीरे करके स्लाइडें बढ़ती जाएंगी, हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे दे ही देते हैं आराम से। ठीक, मस्त मुस्कुराते हुए हमारे घर में 4-5 छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं दोस्तों, और 3 भाभियाँ हैं हमारी प्यारी प्यारी, मतलब भाभियाँ क्या है दोस्तों, उनमें से 2 भाभी तो
कहनी पड़ती है मुझे भाभी, ठीक है। उम्र में मुझसे 2 महीने 3 महीने छोटी हैं वो, 2 उनमें से। जैसे एक 27 साल की, एक 27.5 साल की है, मैं 28 साल से ऊपर का हूँ। अब क्योंकि भैया हमारे बड़े हैं तो उनके पैर भी छूते हैं हम, तो ठीक है। और वो हमारे बाल भी नोचती हैं खूब, देवर प्यारा देवर हूँ मैं उनका, एकदम गाल भी नोच लेती हैं कभी कभी। बाकी और कुछ नहीं नोचने देता, बस गाल तक ही रखने देता, ठीक है। तो बढ़िया हिसाब किताब चलता है। कभी कभी मन करता है कि आप लोगों से रील्स में दिखाएं इन सबको, फिर हमें लगता है दोस्तों ऐसा ना हो कि हंसता खेलता परिवार है, नज़र लग जाए। नज़र का भी बहुत डर है। हमारी भाभियाँ कहती हैं कि ज़्यादा खुशी दिखानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं रील्स पे उन्हें लेके नहीं आता। व्हाट्सएप स्टेटस तक ही रखता हूँ, स्टेटस लगा देता हूँ क्योंकि फैमिली देखती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं उनसे कहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नज़र क्यों लगाएंगे, वो तो बहुत प्यारे हैं, आप लोग तो बहुत प्यारे हो, ऐसे ऐसे कर लो, आए कितने प्यारे हैं हम। और जो तूफानी बच्चे भी हैं दोस्तों, 4-5, जो बिना डायपर के घूमते रहते हैं और ये नहीं देखते कि खाना खा रहे हैं कि नहीं, थाली में ही धार मार देंगे सीधे सीधे, मज़ा भी आता है। अब दोस्तों चलो लौटाते हैं, ठीक। सेबी पढ़ते हैं आज। सेबी खूब सुना होगा आपने, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों बनी साहब, क्या जरूरत थी सेबी की? तो ये आप जो शेयर मार्केट पढ़ रहे हो, कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हो, तो जब बैंकिंग सिस्टम में पढ़ा आपने तो सबका बाप कौन था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब शेयर मार्केट वगैरह पढ़ रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो किसी बाप की जरूरत है। तो बस शेयर मार्केट का बाप कौन है? सेबी। अगर शेयर में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तेल लगा के लठिया में सेबी जो है टाए से धुआं मचा देगी। मतलब ये एक तरीके से ऐसी एजेंसी है जो शेयर मार्केट कंट्रोल करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1988 में, ठीक है। कब हुई? 1988 में। बोलो बोलो, ऐसे बोलो, 1988 में, ठीक है। 1988 में हुई। अब दोस्तों जब ये स्थापित हुआ तब ये किसी संसद के अधिनियम से स्थापित नहीं हुआ और ना ही इसका उल्लेख संविधान में है। तो सब संविधान में भी उल्लेख नहीं है, संसद से भी अधिनियम नहीं बना, तो पावर कहाँ से मिलेगी? तो 1988 में स्थापित तो कर दिया जैसे तैसे, लेकिन 4 साल बाद ये अकल आई सरकार को कि भैया इसको पावर देने के लिए कोई एक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो 1992 में इसको सेबी एक्ट के तहत, ठीक है, सेबी एक्ट ही बना दिया पूरा। सेबी एक्ट 1992 में लेके आई सरकार, उसके तहत इसको एक वैधानिक निकाय यानी सांविधिक निकाय, इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया और सेबी एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए ताकि सेबी को शक्ति मिले। ठीक साहब, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। तो साहब सेबी को शक्तिमान बनाया 1992 के एक्ट से, जबकि गंगाधर ही शक्तिमान है। पहले गंगाधर था लेकिन शक्तियां कब आई? 1992 में। तो 1992 में ही शक्तिमान बन गया सेबी। ठीक है साहब। अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, कल मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि सेबी के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक, बताना कौन से हैं सेबी के नए चेयरमैन, बताना साहब। ठीक है, कमेंट में करना पहला। ठीक है, सेबी के नए चेयरमैन। ठीक है साहब। तो 1992 से सेबी एक्ट आ गया और वहां इसको बना दिया गया सख्त सख्त शक्तिमान और वैधानिक निकाय। ठीक साहब। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। सेबी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शेयर मार्केट कंट्रोल करना था। म्यूचुअल फंड वगैरह सब शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं तो वो सब कंट्रोल करने थे। रेटिंग एजेंसी होती है ना जो शेयर मार्केट पर रेटिंग करती है कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी बुरी चल रही है, तो उन रेटिंग्स कंपनी को भी कंट्रोल करना था कि कहीं ऐसा ना हो कि रेटिंग कंपनी वाली भी बिक जाए। आजकल बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों। यूट्यूब पर कई ऐसे टीचर्स भी नहीं कहूँगा मैं, कई ऐसे लोग आ गए हैं जो टेस्ट सीरीज़ का प्रचार करेंगे कि देखो ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, ये ले लो। ठीक है, या फिर किताब देखेंगे, ये किताब बहुत अच्छी है, ये ले लो। वो आपस में सेटिंग होती है कई लोगों की, इसलिए ध्यान रखना। इस ऐसे करने से जो इस तरह के लोग आ गए जो पैसे ले लेके प्रचार करते हैं, उनसे कई लोगों का नुकसान हुआ। जैसे मैं भी दोस्तों आपको सच में बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, लेकिन आप सब लोग क्या सोचोगे कि साहब संभव भैया ने वो टेस्ट सीरीज बताई है, इसका मतलब है कि उस कंपनी की टेस्ट सीरीज ने संभव भैया को कुछ 2-4 हज़ार रुपये दे दिए होंगे, इसलिए संभव भैया ने उनका प्रचार कर दिया।
अब संभव भैया के बारे में आपको क्या पता कि 2-4 हज़ार रुपये क्यों मांगेंगे संभव भैया? भाई कोई भगवान की कृपा से इतनी गरीबी नहीं चल रही कि हम 2-4 हज़ार रुपये किसी से मांगे, लेकिन बड़ा डर लगता है ये बोलने में कि कहीं आप गलत ना समझ लें। इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पाता कि आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि सच में वो टेस्ट सीरीज सही है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं कुछ बताऊं। तो ऐसे ही दोस्तों, रेटिंग कंपनी बिच ना जाए, ठीक है, मुद्दा तो रेटिंग कंपनी का था ना, वो तो यूट्यूब तो बीच में घुस गया। तो रेटिंग कंपनी उल्टी सीधी रेटिंग ना करें और बिके ना, उसके लिए कौन कंट्रोल करता है? सेबी, ठीक है। और जब कोई स्थापना हुई दोस्तों सेबी की 1988 में, तो सरकार कुछ पैसे देगी कि दुकान खुल रही है साहब, सेबी की दुकान खुल रही है, तो कितने पैसे ले लें साहब? दुकान खोलते हैं तो कुछ पैसा लगाते हैं अपनी दुकान में, तो 7.5 करोड़, ठीक है, ये लिखा हुआ 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 CR, 7.5 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ, प्रारंभिक पूंजी के साथ सेबी का नारियल फोड़ दिया गया, ठीक है। और दुकान कहाँ खोली सेबी की? मुंबई में। मुंबई में शेयर मार्केट वेयर मार्केट चलते हैं, तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों शेयर मार्केट का? मुंबई में, ठीक है। मेन घर है सेबी का वो तो है मुंबई में, लेकिन इसके 3 छोटे छोटे घर और हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है ना, एक जगह से नहीं काम चल पाएगा। तो 4 महानगर हैं दोस्तों हिंदुस्तान में, ठीक है, उसमें से एक तो मुंबई हो गया, 3 महानगर और बच गए, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। तो तीनों जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, काम खत्म। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? बम्बई में। जबकि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में कौन है दोस्तों? छोटे वाले घर इनके, ठीक है। मेन घर कहाँ है भाई साहब सेबी का? बम्बई में। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में इसके छोटे वाले घर हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब देखो दोस्तों, कंपनी तो बहुत बड़ी खुल गई सेबी की, भाई साहब धुआं मचाएगी, कंट्रोल कर रही है पूरा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड भी कंट्रोल कर रही है, रेटिंग एजेंसी भी कंट्रोल कर रही है, और धुआं मचाएगी। इतनी बड़ी कंपनी है तो कुछ बड़े बड़े लोग भी तो इसमें रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो 6 बड़े अधिकारियों के द्वारा होता है, ठीक है। प्रबंधन इसका कुल 6 लोगों की टीम मिलकर करती है। एम्प्लॉयज तो इसमें कई सारे हैं, नौकरी तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन मेन जो बाप टाइप के लोग हैं ना, वो 6 लोग हैं। और 6 में से सबसे बड़ा कौन होता है? अध्यक्ष, ठीक बात है भाई, एक अध्यक्ष भी तो होगा, वो आपको कमेंट में बताना है कि सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो 6 लोगों की टीम पूरा प्रबंधन देखती है, जिसमें नंबर 1 पे होता है अध्यक्ष, 5 सदस्य हो गए। तो नंबर 1 पे अध्यक्ष है, वो आपको कमेंट में बताना है कौन सा है। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करते हैं? केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल देती है, धाए से साहब कि अब इनका कार्यकाल जो है सेबी के अध्यक्ष पर नियुक्त किया जाता है। और कोई भी अध्यक्ष दोस्तों 3 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है साहब, 3 साल के लिए दोस्तों चुना जाता है। कोई भी अध्यक्ष अगर चुना जाएगा सेबी का, तो 3 साल के लिए चुना जाएगा। क्लियर है साहब? ये भी आपने समझ लिया, 3 साल के लिए चुना गया इसका अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ भी याद रखनी, और कि 3 साल के लिए चुना जाएगा, और मान लो बीच में वो बुढ़ा हो गया, तो यानी कि अगर उसकी एज 65 साल से ज़्यादा हो रही है, तो इनमें से कोई एक ही देखा जाएगा, या तो 3 साल या अधिकतम 65 साल, ठीक। सेबी समझ गए पूरा? सेबी क्या कर रही है? 3 साल या 65 साल तक के लिए कोई अध्यक्ष चुन लेती है, केंद्र सरकार उसका चुन लेता है। टोटल मेंबर कितने होते हैं अध्यक्ष मिला के? 6, जो पूरी सेबी का अपना प्रबंधन यानी मैनेजमेंट देखते हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 7.5 करोड़ रुपए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्ट कौन सा था? सेबी एक्ट 1992। कब स्थापित हुई? 1988 में। और शक्तिमान कब बनी? 1992 में। यानी वैधानिक निकाय का दर्जा कब दिया गया? 1992 में, ठीक है दोस्तों। फिर एक शब्द होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या होता है साहब? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है दोस्तों कि जो घपलाबाजी चल रही है, कि शेयर कंपनी आपस में घपलाबाजी चल रही है, यानी अवैध रूप से, नाजायज रूप से कोई काम चल रहा है, ठीक है, नाजायज संबंध अगर बन रहे हैं, तो सेबी जो है 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है किसी कंपनी पर। कितने रुपए तक का? 25 करोड़ रुपए तक का। देवियों सज्जनों, इतने पैसे तो कौन बनेगा करोड़पति में भी ना मिलते, ठीक है। ठीक साहब। अच्छा, मैं दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ, ठीक है। उस सीट पर नहीं पहुंच पाया, पर यार लास्ट में वो जो क्या फास्टेस्ट क्या होता है, फिंगर पर, वहीं तक पहुंच पाया था, पर वहाँ पहुंच ही नहीं पाया हॉट सीट पे। ये ख्वाब भी मेरे साथ दफन ही हो गया। मतलब मेरा मन था केबीसी की सीट पे बैठने का, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं बहुत आगे तक पहुंचा उसमें,
5 राउंड होते हैं अलग अलग तरीके के, आपकी शूटिंग भी होगी, आपको बहुत अलग अलग राउंड है, कभी फुर्सत में बताऊंगा मैं। 5वें राउंड में ही बाहर हो गया मैं, नहीं तो मैं हॉट सीट पे बैठ जाता। ठीक है साहब, तो 25 करोड़ रुपए तक का ये जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग पे लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा? सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? अवैध गतिविधि अगर कोई शेयर मार्केट कंपनी कर रही है तो उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। आजकल बड़े ऐड आते हैं ट्रेडिंग कंपनी के यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपने समझा इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर विश्व के प्रमुख शेयर मार्केट आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम रटाएंगे मुस्कुराते हुए। तो दुनिया में अलग अलग शेयर मार्केट बने हुए हैं, कौन से देश में क्या नाम है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि सबसे पहले दुनिया में मार्केट, शेयर मार्केट बना ही कहाँ था? तो नीदरलैंड में बना था दोस्तों, एम्स्टर्डम। ठीक है, हमारी ताई जी की बेटी रहती है एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम मतलब बुलाती रहती है आ जाओ आ जाओ, लेकिन वीजा ईजा बनाना पड़ेगा, सो अभी हमने बनवाया नहीं। कभी जाएंगे एम्स्टर्डम, क्योंकि फैमिली है वहाँ पे, तो एम्स्टर्डम देखने जाऊँगा, बहुत सुंदर जगह है एम्स्टर्डम में दोस्तों। जो नीदरलैंड है वहाँ पे एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम में ही दुनिया का पहला शेयर मार्केट बना था। ठीक है, कहाँ बन गया था? एम्स्टर्डम में। कहाँ बना है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कौन रहता है? हमारी ताई जी की बेटी। ठीक है, विश्व का पहला शेयर मार्केट। ठीक साहब, अब दोस्तों मैं पानी पी लूँ जरा 1 सेकंड हंसते मुस्कुराते हुए, फिर आगे की स्लाइड पर चलते हैं। तब तक आप भी पानी पी लो मुस्कुरा मुस्कुरा के, अभी आ रहे हैं तब। ठीक, पानी की बोतल ले आऊँगा किचन में से ज़रा। ठीक है, गेट खुलेंगे आज। आ गया दोस्तों, देखो किचन में से। कभी अपना आवास भी दिखा दूं क्या आप लोगों को? रेजिडेंस बढ़िया है साहब, बढ़िया, मज़ा आ जाता है। अच्छा, अभी तो परिवार भी आया हुआ है ना, तो और अच्छा लग रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग इस वक्त अभी ना 17 लोग रह रहे हैं साथ में, समझ लो। 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभी भैया हो गए, दीदी जीजाजी हैं, मैं हूँ, छोटा भाई है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी लगा लो 2 घूंट, पीले पीले वो मेरे राजा। चलिए साहब, शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की कथा। अच्छा, आप लोग तो बाद में देखते होगे तो आगे बढ़ा देते होगे 10-10 सेकंड करके। कौन देखे साहब सर को पानी पीते हुए? सर क्यों, भैया को। ठीक साहब, ये भी दोस्तों शुरू करते हैं अपन। दुनिया के कुछ ऐसे शेयर मार्केट जिनकी मैचिंग पूछी जाती है, किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, ये मैचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती हैं और आएंगी भी फ्यूचर में। तो देखो, एक तरफ तो दोस्तों हम लोगों ने शेयर मार्केट लिखे हैं, और दूसरी तरफ लिखा है कि वो शेयर मार्केट कौन सी कंट्री में है, कौन से देश में है। ठीक है, तो पहला जो है वो है दोस्तों जीन्स, मतलब जोन्स, डो जोन्स। ठीक है, ये रटने पड़ेंगे आपको, तो ऐसे हंसते मुस्कुराते 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। पहला कौन सा है? डो जोन्स। देखो इसको ढक लेता हूँ। ठीक है, तो डो जोन्स, जय हो। ठीक साहब, तो डो जोन्स अमेरिका में है। ठीक है, डो जोन्स। देखो, डो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, डो से शुरू होते हैं, उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप डो से शुरू हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में है, तो अमेरिका में डो जोन्स हो गए। ठीक है, फिर अगला है निक्की। निक्की एक लड़की है, जापानी गुड़िया है साहब। निक्की, निक्की कहाँ की गुड़िया है? जापान की गुड़िया है। जापानी गुड़िया होती है, तो निक्की जो है जापान की गुड़िया है, जापानी गुड़िया है। ठीक, 2 हो गए। डो से तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, निक्की जापानी गुड़िया हो गई। फिर होंग सेंग, अब ये तो होंग फोंग तो क्लियर ही हो गया। होंग सेंग हांगकांग, इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है। होंग सेंग हांगकांग, 3 हो गए साहब। अगला सिमेक्स, तो देखो सी से दोस्तों, सी से ही सिंगापुर होता है, सी से ही सिमेक्स होता है। मैच हो गया, सी सिमेक्स सिंगापुर, ये भी याद हो गया। 4 याद हो गए। डो जोन्स, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। निक्की कौन है? जापानी गुड़िया, निक्की। नाम कितना क्यूट सा ना, निक्की। निक्की तुम कौन हो? तुम जापानी गुड़िया हो। ठीक,
फिर होंगसेंग हांगकांग, सिमेक्स सिंगापुर मैच हो रहा है, सिंपल सिंपल। ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, आगे भी देख लेते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। फिर दोस्तों कोस्पी, तो कोसे कोसे कोस्पी कोसे कोरिया, ये भी मैच हो रहा है। कोस्पी कोरिया कोको मैच हो गए। फिर तेन ताइवान, ये भी मैच हो रहा है। सारे मैचिंग वाला ही सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। छत्तीसगढ़ मिलवा दिए मैंने पूरे। तेन ताइवान, ता से ताइवान, ता से तेन, को से कोस्पी, को से कोरिया, सि से सिमेक्स, सि से सिंगापुर, होंगसेंग हांगकांग। निक्की कौन है? जापानी गुड़िया। और डो जॉन्स डोनाल्ड डक वाले अमेरिका के। कितने सारे याद हो गए? कई सारे याद हो गए। ठीक है, अब देखो इधर भी हैं कुछ, वो भी देखने हैं अपने को। फिर दोस्तों देखो संघाई कहाँ पे है? चाइना में। संघाई है ना वो चाइना में संघाई पड़ता है ना, तो संघाई कौन? चाइना का हो गया। ट्रंप चाचा ने नाक में दम कर रखी है पूरे विश्व में। इतना टैरिफ पर टैरिफ पेले जा रहे हैं कि नाक में दम हो गई है। तो ये नाक दाक जो कुछ नास दाक है ना, नाक में दम करने जैसा लग रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये कहाँ का हो गया? ट्रंप चाचा का। नास दाक, नाक में दम कर रखी है ट्रंप चाचा ने, तो अमेरिका का हो गया। ठीक है ऐसे ही दोस्तों हमने याद किए, नहीं हमें घंटा जे याद नहीं होते। कहानी बना बना के ऐसी कहानियां बनाई, ऐसी कहानियां बनाई कि बस क्वालिफाई हो गया पेपर। ठीक है, बोवेस्पा दोस्तों, तो बा से बोवेस्पा, बा से ब्राजील, ये भी क्लियर है। बा से ही बोवेस्पा, बा से ही ब्राजील है। ब्राजील एक गाना भी है खूब, ब्राजील ऐसे करके हमारे आगरा की तरफ तो बहुत बजता है। डीजे पे खूब डांस होता है ब्राजील गाने पे साहब। वेंगा बॉयज कहते हैं इसको। तो बो से बोवेस्पा, बा से ही ब्राजील। अब दोस्तों ये तीन आपको हैं जिसमें नाम मैच नहीं हो रहे, वो भी देखो मुस्कुराते हुए याद कर लेंगे। मिबटेल इटली का है, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। मिबटेल कहाँ का है? इटली का। इसमें देखो ला लास्ट में है दोस्तों, इसमें भी ला लास्ट में है ना। मिबटेल इटली है ना, लाला भी मैच करा दिया। जरूरी थोड़ी ना पहला अक्षर मैच कराओ, लास्ट का करा दो। तो मिबटेल इटली हो गया साहब, लाला मिला दिया। ठीक है, लब से लब मिला दिए लब से लब मिला लेते हो कभी कभी कि नहीं मिला पाते? सब अखंड सिंगल बनेंगे हमें लग रहा है तो ला से लब मिला दिए साहब इटली में। मिबटेल इटली मिला लेते हो। 90% कमिटेड हो गए, 10% ही सिंगल घूम रहे होंगे। जवानी उफान मार रही है, सब पता है मुझे। इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं ना कि सर, मतलब लड़के लड़के मैसेज करते हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो मैं समझ जाता हूँ सब धुआं मचाए रखे हैं सबके। कोई ये मैसेज करता है कि शादी नहीं हो पा रही, कोई ये मैसेज करता है कि शादी तो हो गई, बच्चे नहीं हो पा रहे। अब बच्चे करने के मैं थोड़े जाऊँगा, नहीं हो रहे तो दिखाओ बाबा बंगाली को बाबा बंगाली को दिखाओ। बाबा बंगाली मिले पुराने पुल के पीछे मंगलवार शाम 5 बजे ठीक साहब, सच में। और क्या, इंस्टाग्राम अगर मैं खोल के कभी कभी रात में खोलूँ, 150-200 मैसेज डले होते हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से उन सभी मैसेज का रिप्लाई करके ही सोता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब बच्चे नहीं करता, बस रिप्लाई तो कर ही सकता हूँ तो मिबटेल जो है इटली में है, ला से लब मिला दिए। फिर ये S&P है दोस्तों, ये कनाडा का है। ठीक, S&P कहाँ का हो गया? कनाडा का। S&P याद हो गया था हमें, SP साहब है कनाडा की, SP साहब कनाडा के हैं। ठीक है, तो S&P कनाडा। अब दोस्तों अकेला बचता है FTSE 100। तो एक, अब इस पूरा आपने पढ़ा, इसमें एक भी इंग्लैंड से तो आया नहीं, तो फिर एक ही बचा, वो कहाँ का बच गया? इंग्लैंड का। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। तो लंदन लिख गया, मतलब ब्रिटेन। तो SP साहब कनाडा के हो गए, ला से ला मिला दिया तो मिबटेल इटली का हो गया। FTSE 100 एक ही बचा था FTSE, तो वो लंदन का है। बो से बोवेस्पा ब्राजील, नाक में दम कर रखी है अमेरिका ने, नासदाक USA, संघाई है दोस्तों चाइना में। ठीक, ये पूरा आपने देखो शेयर मार्केट था जो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया। ठीक है, ये तो आपको याद ही थे, निक्की जापानी गुड़िया सब कुछ, तेन पेन सब आपको अच्छे से करा दिए। ठीक है, मुस्कुरा मुस्कुरा के देखो आपको इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं। अगर आप अभी भी बोर हो रहे हो तो पॉज कर लेना, लेकिन ये क्लास तो दोस्तों 1-1.25 घंटे चलेगी, क्योंकि भाई हमें तो नैतिक जिम्मेदारी है ना कि हमारी 10-11 क्लासों में हमें पूरा करके देना है इकोनॉमिक्स। तो हम तो दोस्तों 1-1.25 घंटे तक क्लास चलाएंगे ही। अब हो रही है तो होने दो, फिर बच्चे जग जाएंगे, सो रहे हैं अभी।
अगर आपको लंबी क्लास लगा करे तो पॉज करके बाद में देख लिया करो। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक आपने जो नास्दाक, निक्की, इक्की पढ़े, ये दुनिया के प्रमुख शेयर बाजार थे। अब इंडिया के तो पढ़ लो, इंडिया की तैयारी कर रहे हो पेपर की, दुनिया के पढ़ मारे, निक्की जापानी गुड़िया है, लेकिन इंडिया का तो देख लो कि इंडिया में निक्की की जगह निफ्टी है, ठीक है। तो साहब इंडिया में जो सबसे दोस्तों पुराना शेयर मार्केट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना जो इंडिया में मार्केट खुला, शेयर मार्केट खुला, उसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। नाम में ही बॉम्बे है, इसका मतलब है इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। बम्बई में एक लोकेशन है दलाल स्ट्रीट। आप मुंबई कभी जाओ, हम तो दलाल स्ट्रीट गए, बाहर से देखी हमने, बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी सी, लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में दलाल स्ट्रीट, क्योंकि वहाँ सब दल्ले मिलते हैं, दलाल मिलते हैं। सब शेयर मार्केट दल्लों का ही काम है, सब दलाल बैठे रहते हैं कि हम तुम्हारा शेयर बढ़वा देंगे, कटवा देंगे। तो साहब दलाल स्ट्रीट में 1875 में, दलाल स्ट्रीट ये लिखा हुआ, बम्बई में 1875 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। एक और स्टॉक एक्सचेंज है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो स्टॉक एक्सचेंज है ये, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई हो गया ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना दोस्तों 1991-92 में हुई, ठीक है, 1991-92 में, ये लिखा हुआ 1991-92, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना एवं नहीं हो गई, किसी की समिति की सिफारिश पर हुई थी। और कौन सी समिति है वो? फेरबानी कमेटी। फेरबानी कमेटी की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ, ठीक है। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ? 1991-92 में, और फेरबानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ, ठीक साहब। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके लिए एक प्रमोटर चलता है। ये अकेले के दम पे नहीं चल पाता, इसको एक प्रमोटर चाहिए होता है। वो प्रमोटर कौन है दोस्तों? IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। प्रमोटर कौन है भाई? ऐसा ही तो होता है, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो NSE है ना, ये कहता है IDBI से कि भैया अकेले हम चल नहीं पाएंगे, तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्ही से तो मोहब्बत है, और मोहब्बत में अकेले कैसे चलें, तुम्हारी आदत लग गई है। IDBI कहता है NSE से, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी क्योंकि मैं बैंक हूँ। NSE कहता है, स्टॉक मार्केट कहता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, ठीक है। ये होती है नहीं होती, लड़की कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, लड़का स्टार्टिंग कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, फिर बाद में रोते हैं सब दोनों मिलके, है ना। तो ये पहले दोनों में प्रेम है, इसलिए इनका प्रेम आज भी बरकरार है, लैला मजनू की तरह ये जिंदगी जी रहे हैं। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ये इसका प्रमोटर है NSE का, ठीक है। और ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? बम्बई में। क्लियर साहब। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स के लिए ये है कि IDBI की स्थापना कब हुई? मैंने आपको पिछली क्लास में याद कराया था। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? कमेंट में बताना, ठीक साहब। ये आपने ये भी समझ लिया। अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। आपको दोस्तों एक चीज समझनी होगी, स्टॉक मार्केट अगर खुल रहा है तो विदेशी निवेश की कितनी अनुमति है, ठीक है। विदेशी लोग कितना घुस सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में? तो 49% ही घुस सकते हैं, इतनी ही अनुमति है कि 49% ही विदेशी निवेश भारत में स्टॉक मार्केट में हो सकता है, जिसमें से 26% दोस्तों, देखो 49% है ना, 49% की तो अनुमति है, उसमें से जो 26% है उतना तो FDI कर सकते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो बचा कितना? 49 में से 26 गए तो कितना बच गया? 23। और 23% कर सकते हैं दोस्तों FII, ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश। FDI और FII क्या होता है ये अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना है
इसमें लिखा भी है स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, जिनमें 26% तक एफडीआई व शेष 23% की एफआईआई की अनुमति है। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। समझते चले जाओ दोस्तों, इसकी पीडीएफ आएगी। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अभी 2-3 बार 4-5 बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, यहाँ दिमाग में घुस जाए। ठीक है, और फिर जब आपकी पीडीएफ से देख लोगे, इसके 2-3 बार पीडीएफ पढ़ लोगे, साथ में पीवाईक्यू लगा लेना आप लोग, आपका इकोनॉमिक्स में धुआं मचाया होगे, कोई कमी गलत नहीं होगा आपका। 80-90% आप इकोनॉमिक्स कर लोगे। बाकी इकोनॉमिक्स तो दोस्तों बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे और इन सब चीज़ों से भी आता है, वो हम आपको करंट अफेयर्स में कराएंगे आराम से, टेंशन मत लो उसकी। ठीक, अब दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है। अभी आपको हमने बताया था नासदाक, नाक में दम कर रखी है, यूएसए का ये था नासदाक, अभी कराया था शेयर मार्केट में, नासदाक नाक में दम करने वाला। तो यूएसए के नासदाक शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन थी? आगे कर रहा सवाल, इन्फोसिस कंपनी थी दोस्तों। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जो नासदाक अमेरिका में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। ठीक है, नासदाक में कौन सी कंपनी बन गई पहली लिस्टेड वाली? बताओ बताओ कौन सी बन गई? इन्फोसिस। क्लियर है साहब, इन्फोसिस। ठीक है, अब दोस्तों अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। 2 सवाल आपके कमेंट बॉक्स के लिए हो गए हैं। पहला सवाल था सेबी का चेयरमैन बताना था आपको, और अगला कौन सा है जो आपको ये बताना है कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई। ठीक, और ये तो स्लाइडें व्लाइडें चलती रहेंगी और सब बढ़िया चल रहा है मजा आ रहा है एकदम लाइफ में। आप ना अपना मन अगर जब दुखी हुआ करे तो 2-3 ऑप्शन इसके अच्छे हैं। देखो, आप स्टूडेंट हो, हमेशा खुश नहीं रह पाओगे, डिप्रेशन संग चलता है क्योंकि नौकरी नहीं लग रही, 2-3 साल से बेचारे परेशान हो। तो देखो, जिनकी ज़िंदगी में कोई है, मतलब जो कमिटेड है साहब, तो आपस में एक दूसरे को दिल बहला लिया करो, एक दूसरे से कह लिया करो। ठीक है, अगर कोई वो नहीं समझ रहा है तो कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त रखो जो आपकी दिल की भावनाओं को समझें। ठीक है, और जब कोई नहीं समझेगा तो फिर समझ भैया की इंस्टाग्राम आईडी तो है ही, माँ तो मैसेज झोंकी देना, समझ भैया तो समझ रहा है, समझ ही रहे हैं सब कुछ। आज समझ भैया का आजकल यही काम हो गया, पूरे दिन लवगुरु बने बैठे रहते हैं तो मतलब कुल मिलाकर अपने पास ऐसे दोस्त रखो दोस्तों जो आपके मन की बातों को समझ सकें, थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकें। आज चल चाय पीने चलते हैं, आज चल लस्सी पीने चलते हैं, आज चलो आज वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, अकेले बन के मत रहो। ये तमाम लोग रील्स पे कहते रहते हैं सिलेक्शन लेना है तो कमरे में बंद हो जाओ साहब, खुद को झोंक दो सफलता की उसमें इसमें ऐसी तैसी। कमरे में अगर बंद हो जाओगे फांसी पर लटक जाओगे, इतना डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा मत करना कभी कि अकेले कमरे में बंद होके पढ़ रहे हैं। घंटे 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद फिर से हवा लो बाहर की हवा लगेगी तो बाहर के चेहरे भी दिखेंगे, चेहरे दिखेंगे तो मन अच्छा रहेगा है ना और क्या। तो ऐसे थोड़ा मन अच्छा करने के लिए म्यूजिक भी सुन सकते हो, और भी तमाम ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स की क्लास में देंगे तो इधर उधर की बातें ज़्यादा हो जाएंगी ना। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ठीक है, अपने पास सबका सॉल्यूशन है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ना, मैं तो बहुत फैमिली है, दोस्त है, तो सबके साथ रहते हैं तो तमाम आइडिया मिलते रहते हैं। ठीक है, मैं कोई देवता थोड़ी नहीं जो मुझे सब पता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ लोगों से, समाज से। ठीक है, तो भारत के प्रमुख शेयर सूचकांक देखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने पूरी दुनिया के देख लिए, अब ये इंडेक्स है। ठीक है, शेयर मार्केट नहीं है, शेयर मार्केट से संबंधित कुछ इंडेक्सेस, मतलब ऐसे सूचकांक कहते हैं कुछ, जैसे सेंसेक्स आपने सुना होगा ना। ठीक है, BSE सेंसेक्स, ये क्या होता है दोस्तों? तो वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी आपने पढ़ी, उसका खुद का भी अपना एक सेंसेक्स है। तो उसमें दोस्तों आपको याद रखनी है कि 30 कंपनियां हैं जो इस इंडेक्स से जुड़ी हुई हैं। कितनी कंपनियां जुड़ी हैं? 30 30। ठीक है, 3 तिगाड़ा काम निगाड़ा, तो 30 दोस्तों कंपनी, यानी 30 कंपनियां ऐसी हैं जो BSE सेंसेक्स से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा साथ में कि इसका आधार वर्ष क्या है, 1978-79। कितनी कंपनियां जुड़ी हैं BSE सेंसेक्स से? 30। आधार वर्ष कितना है? 1978-1979।
कितना है? 1978 1979। बोलो बोलो बोलो, 1978 1979। किसका आधार वर्ष था ये? BSE सेंसेक्स का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का। कितनी कंपनियां थी? 30 कंपनियां। ठीक है, फिर दोस्तों अगली है BSE 200। सेम सब कुछ है, बस 200 कंपनी हो गई यहाँ पे। यहाँ BSE सेंसेक्स में 30 कंपनियां थी, यहाँ 200 कंपनियां जुड़ती हैं। ये UPSC और PCS ROE में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ तो 30 की जगह 50 लिख दिया था कि 50 कंपनियां जुड़ी हैं ROE के पेपर में। 2015-16 में हुआ था जो पेपर, उसमें देखना आप। तो 30 है, 50 नहीं है। नाम में ही 200 है तो 200 वाले में तो 200 ही है। पर यहाँ दोस्तों आधार वर्ष बदल दिया, ये 1978-79 है 30 वाले में, और 200 वाले में 1989-90 है। ठीक है, 1978-79 काय में था? 30 वाले में। 1989-90 कितने में है? 200 वाले में। कितना है? 1989-90। बोलो 1989-90। ठीक साहब। अब दोस्तों एक और है, ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो भी पढ़ाया था ना, आपको समझाया था कि फेरवानी कमेटी पर 1991-92 में स्थापित हुआ था। तो NSE 50 इसका नाम है। 50 जब आ गया दोस्तों साथ में, तो इसका मतलब 50 कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? 50 आ गया तो अब इसका नया नाम रख दिया गया है दोस्तों NSE 50 का। ठीक है, NSE 50 का अब नया जो नाम रखा गया है वो रखा गया है, N से ले लिया दोस्तों N, और 50 से कर दिया यहाँ पे 50 में IFTY, तो निफ्टी बन गया ये। ठीक है, यानी भाई N50 तो था 50, तो N का तो N ले लिया, ये IFTY और ले लिया सीधे सीधे, तो निफ्टी बना दिया इसको। ठीक है, तो निफ्टी नाम इसका नया रख दिया गया है NSE 50 का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस 3 तरह के ये इंपॉर्टेंट सूचकांक थे, और बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि ये टॉपिक आपका दोस्तों धाए से हो गया खत्म। क्लियर? सारी चीजें धाए से खत्म भी हो गई मुस्कुरा के, तो इसका मतलब है ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ कूच करेंगे। ठीक है, पढ़ ले दोस्तों, कितना टाइम लगभग हो गया? 10-15 मिनट और कर लेते हैं, बोर हो जाओ तो रोक देना, और कर लेते हैं थोड़ी देर साहब, मुस्कुरा मुस्कुरा के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़े नहीं है, और भी कर लेते हैं आगे हल्का सा। कोई बोरिंग तो लग नहीं रहा होगा, लग रहा हो दोस्तों तो सॉरी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो। बीच बीच में हल्की हल्की टॉपिक इधर उधर के करता रहता हूँ। ऑफिस जाओ दोस्तों, जल्दी से पैसे कमाओ, नौकरी लगेगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो ट्रिप पे चलेंगे। ट्रिप पे बड़ा मज़ा आता है। अभी पिछले संडे हम लोग गए थे घूमने, मैंने बताया भी था आप लोगों को, घूमने गया था मैं। मतलब हम हर संडे जाते हैं, कभी क्या है कि लंबा जाते हैं 1000 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, बाद 1500 किलोमीटर दूर, कभी क्या होता है 100 किलोमीटर रेंज में ही चले जाते हैं, 100-150 किलोमीटर में। तो जैसे आसपास का जो एरिया है वहाँ घूम आओ। तो ऐसे घूमने फिरने के लिए दोस्तों ये बात तो सच है कि पैसे चाहिए होते हैं। फ्री में देखो आप कैसे घुमाओगे, है ना? तो पैसे कमाने के लिए साहब नौकरी चाहिए, और नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप कर रहे हो, बस इतना याद रखना है कि सही डायरेक्शन में करो, डायरेक्शन में भटक देना। ठीक है, बुलाती है मगर उतना ही जाने का जितना कि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ, और उसको भी समझाओ कि देखो टाइम एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम पे फोकस करो, उसको भी प्रेरित करो कि एग्ज़ाम ही है भाई, वो भी एग्ज़ाम दे अच्छे से, दोनों लोग हंसी खुशी रहो और मुस्कुरा के फाड़ दो पेपर इस बार का, फोड़ाओ सा, कोई टेंशन थोड़े नहीं है। और अगर अखंड सिंगल हो, कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, तो फिर जाओ एक बोलो हथौड़ा और सर में मार लो अपने। इतनी सुंदर भगवान ने बनाया, फुर्सत में बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार, फिर भी अखंड सिंगल घूम रहे हो। ठीक साहब। अब दोस्तों वाह, बहुत अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया, बजट। ठीक है, बजट टॉपिक आ गया, बढ़िया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट, थोड़ा सा बजट अपन समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे, आगे समझेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे फैक्ट भी हो गए, इतना ही झेल पाओगे मुझे पता है। तो बजट दोस्तों, आपको सबसे पहले देखो कि बजट क्या होता है। कुछ नहीं होता, वही फर्रा होता है जो वित्त मंत्री साहब पढ़ देते हैं कि इस योजना के लिए इतना पैसा, उस योजना के लिए उतना पैसा। क्या होता है मत जानो,
इतना जान लो कि इंडिया के संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख है ही नहीं। ठीक, बजट मतलब गूगल से डाउनलोड हो गया अपने आप ही आ गया, कहीं बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 है, उसमें बस ये लिख दिया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा संसद में। वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा संसद में, और उसको कहा नॉर्मली उसी वार्षिक वित्तीय विवरण को ही सामान्यतः बजट कह देती है। ठीक, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया अनुच्छेद 112। अब देखो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि होता ही कितने प्रकार का है बजट। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है कि होता कितने प्रकार का है। हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ में बजट 2-3 तरह का होता है। एक बजट होता है उधारी बजट, भाई पैसे खत्म हो गए 300 रुपये दे दे, ठीक है एक बजट होता है सेटिंग वाला बजट। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, अब तो स्टूडेंट लाइफ के साथ में जॉब लाइफ भी चल रही है, तो एक सेटिंग वाला बजट भी होता था। हम देखते थे अपने जहाँ रहते थे वहाँ रूम में, वहाँ देखते थे कि वैसे तो साहब बहुत गरीबी बन के जी जाती है कि ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा कोई गरीब है ही नहीं, लेकिन जब कोई आ रही है उससे मिलने तो इतने सुंदर कपड़े, एकदम बढ़िया जीन्स, 500 रुपये वाला चश्मा और हाथ में एक बढ़िया सा गिफ्ट भी देने के लिए एक सुंदर सी घड़ी। इसका मतलब एक सेटिंग वाला बजट होता है जो अलग से छुपा के रखा जाता है कि जब वो कोई मिलने आएगा या मिलने आएगी तब उसके लिए स्पेशल गिफ्ट देने के लिए अलग से व्यवस्था है। एक उधारी बजट हो गया, एक सेटिंग वाला बजट हो गया। एक बजट होता है दोस्तों वाला बजट, कि अगर कई 4 दोस्त पार्टी करने या पिक्चर देखने जाएं तो एक दोस्त उसमें इतना कमीना होगा जो कहेगा भैया पैसे ही नहीं है, भैया पैसे ही नहीं, भैया कहाँ से देखें पिक्चर, भैया बताओ क्या करें भैया। तो वो एक वो ये गरीबी का ड्रामा करने वाला बजट वाला लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। इस तरीके से कई सारे बजट स्टूडेंट लाइफ में चलते रहते होंगे हम लोगों की फैमिली, जब आप जॉब में आ जाएंगे तो अलग तरह की बजट चलेगा। ठीक है, अरे यार कैरेटलिन के शोरूम से या तनिष्क के शोरूम से डायमंड की ज्वेलरी लेनी है, बजट ही नहीं है, तो वो बड़ा बजट हो जाता है साहब, वो अलग ही लेवल का ड्रामा चलता है। ठीक है तो वो सब अलग अलग बजट की कहानी है। फिलहाल हम बजट समझेंगे इंडियन इकोनॉमी वाला। 3 तरह के दोस्तों बजट होते हैं। एक होता है संतुलित बजट यानी बैलेंस वाला, एक होता है घाटे का बजट जो हमारा और आपका चलता ही रहता है। ठीक है, एक होता है सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट। तीनों में दोस्तों अंतर समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। टिपिकल तो बहुत है, हम आपको सरल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझ में सच में आ जाए। यहाँ से आते तो हैं ही क्वेश्चन। संतुलित बजट मतलब दोस्तों, मान के चलो मैं लड़का हूँ और मेरी लाइफ में कोई लड़की, कोई नाम बताओ बढ़िया सा। ठीक है, नाम रखते हैं कोई सुंदर सी लड़की का, संभव और सिमरन रखते हैं। ठीक है, ऐसे मैच हो गया। मैं लड़का हूँ साहब, मेरा हिसाब किताब सिमरन से सेट हो गया। अब संतुलित बजट क्या है कि सिमरन मुझसे उतना ही खर्च करवा पा रही है, मतलब सिमरन मुझसे उतना ही खर्च करा रही है जितनी मेरी हैसियत है, यानी जितनी मेरी इनकम हो रही है उतना ही मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो हमारा और सिमरन का जो बजट है वो संतुलित बजट हो गया। ठीक है, बैलेंस्ड बजट हो गया, क्योंकि सिमरन ने वो एक्स्ट्रा ऐसी कोई डिमांड नहीं करी कि मेरा बजट बिगड़ जाए। ठीक है, यानी जो मेरी इनकम हुई, जो मेरी प्राप्ति हुई, उतना ही मेरा व्यय हुआ, उतना ही मेरा खर्च हुआ। तो जब प्राप्ति और व्यय बराबर रही, सिमरन ने उतना ही मांगा जितनी प्राप्ति थी, उतना ही खर्च करवाया। ठीक है, तो वो हो जाएगा संतुलित बजट। अब दोस्त दूसरी कंडीशन, अब सिमरन आ गई जीवन में तूफान मचाने। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कितनी इनकम है, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मेरे को अपना हेयर स्पा कराना है, मुझे हेयर कलर कराने हैं, संभव नहीं तो मैं सिमरन तुम्हारी नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर ऐसी सिमरन आ गई तो हमारी तो अर्थव्यवस्था घाटे में जानी, हमारे पूरे खानदान की अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके का जो बजट होता है जिसमें इनकम जितनी हो रही है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, जो बजट आपका भी रहता होगा, है ना। आप लोग मुश्किल से घर वालों से 4-5 हज़ार 10,000 रुपये मंगा पाते होगे, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, जनरली सही बात है। तो घाटे की बजट वाली व्यवस्था कहलाती है वो। ठीक है, तो यानी खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम है, व्यय ज़्यादा है प्राप्ति से। एक और बजट होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बजट, हिंदी में कहते हैं अधिशेष बजट। वो क्या होता है,
अब सिमरन फिर आ गई, आ जाओ सिमरन आ जाओ, दिख रही है, वो है इनविजिबल है। और सिमरन सब बढ़िया है, बताओ क्या चाहिए। अब सिमरन कह रही है बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब प्यार पे ही जिंदा है। सुबह सुबह 2-2 पुच्ची मारते रहो, किस करते रहो, शाम को भी 2-2 किस कर लो, ठीक है। बस इन्हें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, खर्चा नहीं करा रही, बस प्यार चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बजट होता है अधिशेष बजट, कि इनकम तो बहुत हो रही है लेकिन सिमरन कुछ कह ही नहीं रही, कुछ बस कह रही है बस प्यार पे जिंदा रहना चाहती हूँ मैं तो, बस मेरे को प्यार करते रहो दिन रात, है ना। कोई मेरे साथ एक रात गुजार, सुबह तक करूँ तुझे प्यार, ओ भीगे होठ तेरे, गाना सुना तो वही वाली सिमरन है साहब, कि प्राप्ति बहुत हो गई, इनकम बहुत है, सिमरन खर्चा ही नहीं करा रही, तो वो क्या हो जाएगा, अधिशेष बजट। क्लियर हो गया, है ना। खुल्लम खुल्ला चलता है दोस्तों अपना, अपन सब 18+ हैं, ठीक है। अब मतलब मैं पूरी पिक्चर थोड़ी बना के दिखा दूंगा आपको, है ना, ऐसे ओरली बोल के समझा के आपको, देखो तीनों बजट करा दिया मैंने, संतुलित बजट भी, घाटे का बजट भी, अधिशेष बजट भी। और ये तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारत में घाटे का बजट पेश किया जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और गंगा आजकल घाटे में बह रही है घाटे का बजट पेश किया जाता है हिंदुस्तान में, सच में। ये वित्त मंत्री जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दे देते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है पूरी। यानी हिंदुस्तान में वाले सरकार भी मान के चलती है कि भैया सिमरन आएगी तो घाटा ही घाटा हो जाएगा, है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं है, कुछ हमारी भाभियां हैं देखो, बचा बचा के चलती हैं, बस मतलब खर्चा तो है ही, लेकिन इतना नहीं है कि घाटे की व्यवस्था हो जाए। अब दोस्तों देखो कितने तरह के कौन कौन से घाटे होते हैं। एक होता है बजट घाटा, एक होता है राजस्व घाटा, ये आपने खूब सुने होंगे, खूब समझे होंगे, आज खूब आपने पेपर में दिमाग एकदम दही हो गया होगा, आपको पढ़ पढ़ के कंफ्यूजन में आ जाता ना, प्राथमिक घाटा क्या है, ये घाटा क्या है। अब देखो हंसते मुस्कुराते दोस्तों आपको ये याद होंगे, अजट घाटा, बजट घाटा, बस ये 3-4 घाटे रह गए, ये घाटे पाटे और देख लो, फिर ये आज की मुक्ति फिर अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है। बजट घाटा साहब क्या है। बजट घाटा दोस्तों क्या होता है, बजट घाटा ये होता है कि कुल मिला के हमारी इनकम कितनी थी। इनकम दोस्तों कई तरीके से हो सकती है, सरकार की, हमारी भी सरकार की भी, लेकिन ये तो पूरा सरकार का समझना है। तो मान के चलो हम ही सरकार है, तभी आपको याद होगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। लो साहब, मैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आपका स्वागत करता हूँ, मेरा 10 लाख वाला सूट कहाँ है ठीक साहब। तो बजट घाटा आप देख रहे हैं, मैं हूँ सरकार इस वक्त, तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या मेरी व्यवस्था है कि मैं बजट घाटे में हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं सरकार हूँ तो मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, मेरी इनकम कैसे होगी, कि जितने भी लोग हैं मुझे टैक्स दें, ठीक है। तो जो टैक्स वैक्स से पैसा आता है उसको कहते हैं राजस्व वाली प्राप्ति, रेवेन्यू वाली प्राप्ति। और एक प्राप्ति और होती है इनकम की, उसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। मैं आपको समझाऊं ना कौन कौन सी होती है प्राप्ति। 2 तरह की होती है, सरकार 2 तरह से पैसे कमाती है, ठीक, राजस्व प्राप्ति और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है साहब। अब दोस्तों राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति में आपको ये समझना है कि ये जो राजस्व वाली प्राप्ति है, जैसे हमारी प्राप्ति कहाँ से हो रही है कि लोग हमें टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, बात सही है, जुर्माना दे रहे हैं हमें, ये सब क्या है, ठीक, टैक्स लगा रहे, तो जुर्माना भी हो रहा है ना, और भी तमाम चीजें हो सकती हैं, बस समझा रहा हूँ, ये अलग से टॉपिक है, उसमें तब करेंगे। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है कि मान लो हमने अपना घर बेच दिया, तो हम पे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई हमारा ये जो घर है, मतलब ये तो अपना नहीं है, जिसमें हम रह रहे हैं अपना नहीं है, ये तो भाई और किसी का है सरकार का है, किराए का है, किसी का भी समझ लो। अब दोस्तों एक घर और होता है जो हमारा खुद का है आगरा में, वो हम घर बेच देंगे अगर, तो वो घर बेच गया 2.5 करोड़ का मान लो, ठीक है नहीं है इतने का, नहीं सोचने लोग वाह 2.5 करोड़ का है, 2.5 लाख लिख दो, 2.5 लाख के ना थोड़ा सा जब बात कर ही रहे हैं तो बड़ी बात करें, थोड़ा सा 2.5 करोड़, थोड़ा सा करोड़पति जैसी फीलिंग आए। तो 2.5 करोड़ का वो घर है साहब, ठीक है, उसमें हमने वो 2.5 करोड़ का घर बेच दिया, हमने खरीदा था वो 2 करोड़ का, बेच दिया 2.5 करोड़ का, तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट भी तो पैसे ही कमा लिया हमने। ऐसे अपनी संपत्ति को बेचकर प्रॉफिट कमाने वाली प्राप्ति को कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति।
जबकि टैक्स वैक्स आता है, इसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए, राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति को, तो उसको टोटल कहते हैं बजटीय प्राप्ति। ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कहलाएगी बजटीय प्राप्ति। ठीक साहब, अब फिर से ले आए अपनी कहानी। ठीक है, तो ये आप देखो दोस्तों, बजट घाटा क्या हो गया। घाटा तो समझाया ही मैंने कि जब सिमरन ने इतने पैसे खर्च करा दिए, खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम थी, यानी बजटीय जो खर्चा हुआ। बजटीय में मैंने आपको समझा दिया कि राजस्व और पूंजीगत दोनों ही जोड़ के कहलाता है बजटीय। तो बजटीय जो घाटा हुआ उसमें से माइनस कर दिया बजटीय प्राप्ति। ठीक है, तो जो निकल के आएगा वो घाटा निकल आएगा। जितना खर्चा हुआ उस और जितनी इनकम हुई, इनमें जो अंतर है वो घाटे का हो गया, तो उसको कहते हैं बजट घाटा। सिंपल है ये तो। अगला दोस्तों थोड़ा सा और समझ लो, वो होता है राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं उसको इंग्लिश में। अब जो राजस्व घाटा क्या होता है, देखो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था, जैसे टैक्स हमारे आए, राजस्व प्राप्ति तो करेंगे पहले। घाटे का मतलब होता है इनकम और खर्चे का अंतर। तो राजस्व प्राप्ति हुई साहब, वो क्या हो गई, टैक्स आ गए, जुर्माना आ गया, ये सब हमारी इनकम हो गई, हमें रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को। लेकिन सरकार के कुछ खर्चे भी तो हैं, राजस्व व्यय भी तो है सरकार का। वो क्या है, हमें सैलरी मिल रही है, सरकार सैलरी दे रही है, तो वेतन भी तो देती है सरकार। टैक्स वसूलने वालों को वेतन देगी, काम करने वालों को वेतन देगी, तो ये राजस्व व्यय हो गया। सब्सिडी भी तो देती है सरकार। ऐसे सरकार के कुछ खर्चे भी तो हैं, तो ऐसे खर्चे हैं, ऐसी इनकम है। इनमें जब खर्चा ज़्यादा हो जाए, इनकम कम हो, राजस्व वाला मामला हो, तो उसको कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक, तो बजटीय घाटा समझ लिया आपने, राजस्व घाटा समझ लिया। बजटीय घाटा क्या होता है कि बजटीय खर्चा बजटीय इनकम से ज़्यादा हो गया, तो बजटीय घाटा हो गया। जबकि राजस्व घाटा क्या है, जब राजस्व का जो खर्चा है, रेवेन्यू का जो खर्चा है, वो रेवेन्यू की इनकम से कम हो गया, तो वो हो गया राजस्व घाटा। ठीक, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अब मान लो दोस्तों राजस्व घाटा बहुत हो रहा है साहब, तो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे दूर करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सब्सिडी जो दी जा रही है उसको कम कर दो, खर्चे कम कर लो अपने। घाटे को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऐसे तो किया जाता है कि भैया बहुत घाटे में चल रही व्यवस्था, खर्चे कम करो, इनकम बढ़ाओ। इसका मतलब टैक्स बढ़ा दो, अब थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगी, सब्सिडी कम कर दो, जनता से पैसा उधार ले लो, उधारी ले लेते हैं, तो इस तरीके से कम किया जाता है। ये तो आप सिंपल सी चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। ठीक दोस्तों, ये भी आपने समझ लिया मुस्कुराते हुए। अब आपको दोस्तों ये प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब चीज़ें दोस्तों हम, क्योंकि आपका दिमाग एकदम नया होना चाहिए, 1 घंटा हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, तो आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, ताकि आप मुस्कुराकर फ्री माइंड से इस चीज़ को समझ सकें। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत टिपिकल है ये, मैं बहुत मुस्कुरा के आपको कराऊंगा। सिमरन साथ में चलेगी, अब देख लो सिमरन चलती है इनविजिबल, मैं और सिमरन आपको पूरा मिलके घाटे में ले आएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में ले आएंगे, घाटे में तो हम जाएंगे ना, सिमरन हमें दिख नहीं रही, लेकिन लेके आना पड़ रहा है उसे, वो हमारा खर्चा कराएगी। इस तरीके से दोस्तों हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको सारे घाटे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाए जाएं। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 क्वेश्चन थे दोस्तों। पहला था सेबी का वर्तमान चेयरमैन कौन है, पहला कमेंट में बताना है। दूसरा आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, ये बताना है। एक क्वेश्चन और है तीसरा, करंट अफेयर्स से। हाल ही में सुर्खियों में रही मेज राना 1 एक क्वांटम कंप्यूटर चिप है, क्वांटम चिप है एक, हमने आपको फरवरी की करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। ये किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, ये यूपीएससी का जो पेपर हुआ ना अभी संडे को, उसमें आया भी है कि मेज राना चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है। ठीक है, संभव भैया जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो सच में आप भरोसा करो, अगर आपने हमारे चैनल पर और रवि सर के चैनल पर दोनों जगह करंट अफेयर्स देखी है, आपको करंट अफेयर्स में सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमको छोड़ ही नहीं रहे, सारी चीज़ें करा रहे हैं भैया, क्योंकि हमें पता है पेपर कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, इसलिए कुछ भी हो हम न्यूज़ वो कराते हैं, बशर्ते आपने दोनों जगह से वीडियो देखी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक चैनल पर कुछ छूट गया, भाई हम भी इंसान है ना, हर गलती हमसे भी हो जाती है, तो अगर एक चैनल पर कुछ छूट गया तो हम दूसरे चैनल पर कवर करते हैं। इसलिए दोस्तों
ये 3 सवाल कमेंट में बताओ। टेंशन लो मत, हंसते मुस्कुराते हुए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गाने सुनते रहो, मस्त मुस्कुराते रहो, दोस्तों से बतियाते रहो, उनसे फुनियाते रहो और अपनी जो जिंदगी भगवान ने दी है उसको जीते रहो। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, जग में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। शुक्रिया।